जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। नमस्कार साथियों, मैं आनंद सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। आज हम जो बिहार में अति पिछड़े वर्ग ईबीसी का पटना हाई कोर्ट के द्वारा नवरात्रि की नवमी की छुट्टी के दिन कोर्ट खुलवा करके निकाय चुनाव में आरक्षण को खत्म करने का आदेश दिया गया है, या यूं कहें षड्यंत्र किया गया है, उस पर बात करेंगे। कमाल की बात यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी के हितों से जुड़े मुद्दों पर 10-10 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इनके अहित से जुड़े मुद्दे होते हैं, उनके हित को खत्म करने के जो मुद्दे होते हैं, जो मामले होते हैं, उनमें हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, देखा गया है कि न सिर्फ छुट्टी के दिन कोर्ट को खुलवा करके बल्कि रात के 12-12 बजे तक कोर्ट को खुलवा करके फैसले दिए गए हैं, जजमेंट लिखे गए हैं, रोक लगाई गई है। और यही हुआ है बिहार में ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को निकाय चुनाव से खत्म करने के लिए नवमी की छुट्टी के दिन पटना हाई कोर्ट को खुलवा करके जजमेंट दिया गया। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। जो याचिका जिसने डाली है, जिसका नाम है संजय कुमार केजरीवाल, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाला है, और इन महाशय का कहना है कि उन्होंने जो है ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था जिसके आलोक में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि पिछले 12 सालों से कोई जनगणना नहीं हुई। जनगणना का सवाल हर जगह आकर के खड़ा हो जाता है, सिर्फ एक जगह खड़ा नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस के मामले में। वहाँ सबको ये बात पता होती है कि एकदम उनके पास आंकड़े होते हैं कि हाँ भाई, सवर्णों की संख्या इतनी है और उसमें से भी 10% सवर्ण जो है गरीब है, असहाय है, दीनहीन है, इसलिए 10% को आरक्षण ईडब्ल्यूएस दिया जाएगा। तो वहाँ पर जनगणना के आंकड़े नहीं मांगे जाते हैं, ट्रिपल टेस्टिंग नहीं मांगी जाती है, किसी समिति की कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है, और रातों रात उसको लागू कर दिया जाता है। 1-2 दिन के अंदर ईडब्ल्यूएस पे जो सुनवाई चल रही थी उसका फैसला आना है। आपको तैयारी रखनी होगी सड़कों पर उतरने के लिए, क्योंकि आपके पक्ष के जो भी वकील थे उन्होंने इसको साबित किया है कोर्ट में कि ईडब्ल्यूएस असंवैधानिक है। एक इंडिया में पहला ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम है जो जाति के आधार पर है। तो आपको तैयार रहना होगा। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण नहीं हुआ। तीसरा ये जो है, इसमें ये कहते हैं संजय कुमार जायसवाल कि हिंदुस्तान की सूची में, पूरे हिंदुस्तान की सूची में पिछड़ा वर्ग आता है, बिहार में आकर 2 पार्ट में बच जाता है, पिछड़ा और अति पिछड़ा। तो अरे संजय केजरीवाल, काहे को मूर्खता भरी बात करते हो? थोड़ा जानकारी जुटा लिया करो। कम से कम 10 प्रदेशों में ओबीसी 2 से 3 भागों में बटा हुआ है। तमिलनाडु देख लो, बिहार है, राजस्थान है, कई प्रदेश हैं जहाँ ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी, BC1, BC2, BC3, BC4 इस तरह से भागों में डिवाइड है। तो मूर्खता भरी बातें तो कम से कम न करो। खैर, हम अब यहाँ पर जनगणना का जो सवाल है, बिहार सरकार ने कहा था कि हम जनगणना कराएंगे, और उसी समय हमने ये बात कही थी कि कोई भी राज्य सरकार जातिवार जनगणना नहीं करा सकती है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 246 के तहत जो 7वीं अनुसूची है उसमें स्पष्ट दर्ज है इस बात का कि ये जो है केंद्र का मसला है। और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत स्पष्ट है कि जनगणना केंद्र कराएगी, राज्य नहीं करा सकते हैं, और ना ही ये संविधान की समवर्ती सूची में है जो राज्य करा ले। इसको लेकर के एमके स्टालिन सरकार के तमिलनाडु के सांसद पी विल्सन ने
सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि इसको जो है उसमें सदन में मांग की थी कि जनगणना अधिनियम को समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि राज्य सरकारें भी करा सकें। तो केंद्र ने इसको स्पष्ट समवर्ती सूची में लाने से मना कर दिया। हालांकि जब हम ये बात कह रहे थे तो आप लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप कह रहे थे नहीं, राज्य सरकार करा सकती है, कैसे नहीं करा सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। राज्य सरकार सिर्फ एक सर्वे करा सकती है जिसका संवैधानिक पदों पर कोई लाभ नहीं दे सकती, संवैधानिक योजनाओं में आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। तो चलिए हम अब जो इस घटनाक्रम के बाद कल परसों में जो बिहार सरकार के ही वरिष्ठ नेता और जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बयान आया है, हम उसको पढ़ के आपको सुना देते हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा जी का है, आप देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो लिखते हैं कि अरे भाई, इसी के लिए तो जाति जनगणना की जरूरत है और संविधान के हिसाब से यह काम सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है, राज्य नहीं। राज्य की सरकार इस काम को करवाती है या करवा रही है, इसका उपयोग सिर्फ सरकारी योजनाओं को बनाने में हो सकता है, सरकारी योजनाओं को बनाने में हो सकता है। संवैधानिक मामले में अगर सरकार इसका इस्तेमाल करती है तो फिर कल कोई कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट कहेगा कि ये संवैधानिक नहीं है, आखिर वहाँ भी कॉलेजियम सिस्टम ही है। अब बात को आप समझ रहे हैं ना कि सरकारी योजनाएं क्या हो सकती हैं? कोई भी चूरन चटनी टाइप की योजना, राशन पानी वितरण टाइप की योजना, इससे अधिक क्या हो सकता है? नौकरियों में आप दे नहीं सकते, चुनाव के समय सीट वितरण में आप दे नहीं सकते, अन्य तरह के जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें आप आरक्षण दे नहीं सकते जाति जनगणना के आधार पर जो राज्य सरकार कराएगी। तो फिर ये हमारे किस काम की है? सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी और जनता को मूर्ख बना करके अपनी सत्ता चलाना, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। खैर, इस फैसला आया है, इसके खिलाफ नीतीश सरकार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो फैसला दिया है, जो जजमेंट दिया है पटना हाई कोर्ट ने कि छुट्टी के दिन हाई कोर्ट को खुलवा करके कि इसको जो है जो ईबीसी आरक्षण है इसको खत्म किया जाना चाहिए और सामान्य करा करके इन सीटों पर चुनाव करना चाहिए। अति पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए और सामान्य करा करके इन सीटों पर चुनाव होना चाहिए। जबकि मैं एक बात आपको और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा गया है कि यदि चुनाव का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है उसके बाद कोई भी कोर्ट इस पर दखल नहीं कर सकता है, कोई भी इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगा सकता है। चुनाव नोटिफिकेशन आने के बाद हर हाल में चुनाव संपन्न होना ही होना है। लेकिन वहाँ तो सब उन्हीं के लोग हैं, कब बदल जाएंगे कोई भरोसा नहीं, कोई किसी की बात नहीं मानता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मानता। न्यायपालिका मनमाने तरीके से चल रही है, न्यायिक सिस्टम मनमाने तरीके से अपनी सुविधाओं के अनुसार संचालित हो रहा है, जो वर्ग विशेष की सुविधाएं उनके अनुसार संचालित हो रहा है, चलाया जा रहा है। अब इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है आप इसको समझिए। पहले मैं बताता हूँ कि आखिर क्या कारण है। इसके पीछे का सबसे गहरा षड्यंत्र हमारे जो साथी विनीत कुशवाहा जी अररिया से हैं, उन्होंने भी इसको विस्तार से बताया और मैं आपको बताता हूँ। पंचायतों नगर पालिका चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण को हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के निर्णय ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2019 राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में ओबीसी के लिए जनसंख्या के हिसाब से सीटों को आरक्षित करने हेतु संविधान में नया अनुच्छेद 330A और 332A जोड़ने की मांग की गई थी। उस बिल पर काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। आने वाले वर्षों में विधायिका में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप ले सकता है, क्योंकि अभी करीब 7% ओबीसी नगरपालिका ओबीसी नागरिकों को सिर्फ 120 ओबीसी सांसद लोकसभा में है, जबकि 14 से 15% सवर्णों के 295 लोकसभा सांसद है। तो आप समझिए असल मुद्दा क्या है कि 2019 में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल
के माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में ओबीसी के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में नया अनुच्छेद 330A और 332 जोड़ने की मांग की गई थी, ताकि ओबीसी को देश भर में राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर आबादी के अनुसार सीटों में आरक्षण दिया जा सके, उनकी सीटों को आरक्षित किया जा सके। SC/ST की सीटें पहले से ही आरक्षित हैं दोनों जगह पर। तो अब इनके अंदर ये डर बैठ गया कि अगर ऐसा होता है और ये जो अभी जिस पे चुप्पी है, इस मांग को लेकर के पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलित हो जाते हैं और राज्यों में, राज्यों की विधानसभा में और लोकसभा में ओबीसी का आरक्षण सीटों में लागू हो जाता है, तो ये कभी भी अपर कास्ट के जो कथित लोग उच्च जाति के हैं, ये कभी भी सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे। फिर सरकार देश में, राज्यों में हर जगह ओबीसी SC की सरकारें बनेंगी और देश की जो बागडोर है, सत्ता की बागडोर है, जो व्यवस्था पर इनका अवैध कब्जा है, वो इनके हाथ से छूट जाएगा, निकल जाएगा और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनका हक अधिकार मिल जाएगा और वो सत्ता पे कायम होकर के इनको हुक्म देने का काम करेंगे। तो इस षड्यंत्र को भी हम समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आखिर, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं, ये तत्काल हमला नहीं करते हैं। सोचिए 2019 के प्राइवेट बिल जो पेश किया गया था, उसके बाद आज जो है ये षड्यंत्र पूर्वक बिहार चुनाव, जो निकाय चुनाव है, उनमें इन्होंने EBC का आरक्षण खत्म किया चुनाव को रोकने के लिए, और कुछ OBC के लोगों को ये इसके लिए भड़का भी सकते हैं कि वो इसको जायज़ ठहराएं और जो पटना उच्च न्यायालय का फैसला है उसकी प्रशंसा करें। मैं आप सभी बिहारी देश भर के OBC भाइयों से, सारे OBC हैं, चाहे वो EBC हैं या MBC हैं या OBC हैं, सारे पिछड़ा वर्ग के ही पार्ट हैं, पिछड़ा वर्ग के ही अंग हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ और आप समझ लीजिए इस बात को, बिहार में EBC के आरक्षण को जो खत्म किया गया है, उसको लेकर के गैर जो EBC है, जो हालांकि पिछड़ा वर्ग का ही पार्ट है, OBC, MBC या अन्य कैटेगरी में जो जहाँ जहाँ डिवाइड है, उनको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के EBC पिछड़ा वर्ग के साथ में मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है, ताकि पुनः आरक्षण को बहाल किया जाना चाहिए। और रहा सवाल जाति जनगणना का, तो केंद्र सरकार का ये मसला है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आखिर ये क्यों नहीं बताता है कि वो हर बार OBC के मामलों में ही जाति के आंकड़े क्यों मांगता है? आखिर वो क्यों सवर्ण मसलों पर जाति के आंकड़े नहीं मांगता? EWS के मसले पर जाति के आंकड़े क्यों नहीं उसने मांगी? आखिर वो क्यों केंद्र सरकार को ये आदेश नहीं देता है कि वो जातिवार जनगणना करवाए? और अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो 1932 के आंकड़ों को माने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 1932 के आंकड़ों को क्यों नहीं मानता है? और अगर नहीं मानता है, हम भी मानते हैं कि वो पुराने हो गए, नए आंकड़ों की जरूरत है, तो नए आंकड़ों के लिए आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे जो मिलकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं केंद्र सरकार को एक नोटिस देती है कि वो सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराए, ताकि नए आंकड़े मिल सकें और ये तमाम मसलों को आसानी से सुलझाया जा सके। मेरी OBC के भाइयों से अपील है कि अति पिछड़ा आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरें। अभी तक कोई भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल कोई भी EBC के आरक्षण को खत्म किए जाने के खिलाफ सड़कों पर नहीं आया है, चाहे वो EBC का संगठन हो या MBC का हो या BC का हो, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग से कोई भी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये एक षड्यंत्र है ताकि OBC, MBC, EBC जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा में बटा हुआ है, वो और अधिक बट जाए, उसमें और आपसी मतभेद पैदा हो जाए, दूरियां पैदा हो जाए और OBC का जो आंदोलन बन रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए।
फिर ये कभी भी ना राज्यसभा में विधानसभा में सीटों के रिजर्व करने की मांग कर सकें, ना ही ये 27% से आबादी के अनुसार आरक्षण को बढ़ाए जाने के आंदोलन को खड़ा कर सकें, और ना ही ये संपूर्ण मंडल कमीशन को लागू कराने की लड़ाई को लड़ सकें, जातिवाद जनगणना को करवाने की लड़ाई को लड़ सकें। इस पूरे षड्यंत्र को समझना होगा कि ये जो केंद्र सरकार है और न्यायपालिका में जो कोलेजियम से आए हुए जो जज हैं, जो एक वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण पिछड़ा वर्ग एक हो और इनको इनकी संख्या के अनुपात में इनके हक अधिकार मिले। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या षड्यंत्र आपके साथ हो रहा है, किस तरीके से आपके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। संजय केजरीवाल नाम का एक व्यक्ति मुंह उठा करके चला जाता है और पटना हाई कोर्ट तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए छुट्टी के दिन, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिफिकेशन है, ये जजमेंट है कि यदि चुनाव आयोग का कोई नोटिफिकेशन चुनाव के संबंध में जारी हो चुका है तो कोई भी कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा सकता है जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। कोई भी दखल है तो अगले चुनाव में उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन तत्काल में नोटिफिकेशन आने के बाद चुनाव को संपन्न करवाना ही है। इन सब बातों के बावजूद भी पटना हाई कोर्ट छुट्टी के दिन न्यायालय को खुलवा करके जो जज है सुप्रीम हाई कोर्ट के जो डबल बेंच थी, उसने ईबीसी के आरक्षण को खत्म करने का काम किया। मैं ओबीसी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, याद रखिए ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। आपको सिर्फ निकाय चुनाव से नहीं, आपको जो पंचायत चुनाव हैं, यहाँ तक कि विधानसभा लोकसभा हर जगह से बाहर करने का ये षड्यंत्र है। आपको संगठित होना पड़ेगा और एक प्रण भी लेना पड़ेगा। जो भी आपके खिलाफ है, आपके अधिकारों के खिलाफ है, उनके दान मान मतदान को बंद करिए। किसी भी अपर कास्ट के व्यक्ति को वोट मत दीजिए, उसको सम्मान मत दीजिए, उसको दान मत दीजिए। जो आपको दान मान मतदान दे उसी को आप दान मान मतदान दें। अपने समाज के लोगों का सम्मान करें, अपने समाज के लोगों की आर्थिक मदद करें, अपने समाज के आंदोलन करने वालों के, समाज के हित के लिए लड़ने वालों की मदद करें, अपने समाज के जरूरतमंद बच्चों की मदद करें, लोगों की मदद करें। लेकिन इनको जो संघी मानसिकता के, जो मनवादी मानसिकता के, ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो हमारे पैसे से ही हमें खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको दान मत दें। अपर कास्ट के किसी भी कैंडिडेट को मतदान मत करें किसी भी चुनाव में, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। ये प्रण ले लें। जिस दिन आप ये प्रण ले लेंगे, इस देश की सत्ता की बागडोर आपके हाथ में। सम्मान, किसी को जाति के आधार पर कोई सम्मान मत दें। जब वो आपका सम्मान करे तभी आप उसको सम्मान दें। सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों से समझौता करके जीने से बेहतर है कि मर जाना। मारो या मरो, लेकिन सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों के साथ कोई समझौता मत करो। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, और इस बात को आप लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप यूं ही प्रताड़ित होते रहेंगे, तब तक यूं ही आपके अधिकारों पर डाका डाला जाता रहेगा, आपको अपमानित किया जाता रहेगा, आपको लूटा जाता रहेगा, आपको गुमराह किया जाता रहेगा। धन्यवाद साथियों। मैं अपनी तरफ से आपसे पुनः एक बार अपील करता हूं कि संगठित होइए, सड़कों पर उतरिए इस तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ। और एक और अपील है कि 8-9 अक्टूबर को सुनने में आया है कि ईडब्ल्यूएस पे फैसला आएगा। आप लोग तैयार रहें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस असंवैधानिक है और कास्ट वाइज रिजर्वेशन है। इसको हमारे जो पक्षकार वकील थे, जो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ ओबीसी की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने इसको साबित किया है कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक और गलत है। इसके बावजूद भी अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट बनाए रखता है तो हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए तैयार रहिए। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय शंभू।
क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक क्षमता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।